नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी के साथ, जो हिसार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। पिछले 25 से 30 सालों से लगातार हिसार शहर में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और अभी अपनी सेवाओं को बढ़ाते हुए गुड़गांव तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए इनसे जान लेते हैं कि अभी तक की इनकी अचीवमेंट्स क्या रही और हिसार और गुड़गांव में किस तरह से जो है ये अपने फैसिलिटीज़ को, अपनी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सोनिया जी। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि ऐसी कौन सी आपकी अचीवमेंट है जिसने हिसार शहर के लोगों में दिलों में आपने अपनी जगह बनाई? मैंने 1995 में हिसार में प्रैक्टिस शुरू की थी। मेरी कोशिश हमेशा रही कि मरीज को हमारी जो भी सर्विस हैं वो इथिक्स पे हों और अफोर्डेबल हों, और पेशेंट को हमने एज ए अपना पर्सनल फ्रेंड या अपना रिश्तेदार करके ट्रीट किया ताकि उसको हम बेस्ट सर्विसेज न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड जितनी है वो दे सकें। जी, अगर यहाँ की मैं बात करूँ, हिसार शहर की मैं बात करूँ, तो कहाँ कहाँ से पेशेंट आपके पास आते हैं? 1995 2000 तक तो हमारे पास पेशेंट फाजिलका, भटिंडा, संगरूर और इधर राजस्थान में चूरू से भी आते थे। अब लेकिन काफ़ी जगह चूँकि न्यूरो सर्जन उपस्थित हो गए हैं, तो उसलिए अब ज़्यादातर मरीज जो हमारे पास सरसा से इधर वाले पेशेंट आ जाते हैं। पंजाब वाले पेशेंट अभी भी हिसार आते हैं इलाज कराने के लिए, और राजस्थान में राजगढ़ है, चूरू है, सीकर, इस तक से पेशेंट आते हैं। और करीब हर महीने जो है कम से कम जो है 10 से 15 मरीज दिल्ली, गुड़गांव से हिसार दिखाने आते हैं। जी, सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम को लेकर पेशेंट्स आपसे मिलते हैं? मैं न्यूरो सर्जन हूँ। ज़्यादातर मरीजों को जो आते हैं वहाँ बस मिर्गी के दौरे के आते हैं, सर की चोट के, ब्रेन हैमरेज है, या कमर में दर्द हो जिसमें डिस्क हिल जाती है। सर्वाइकल में भी आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं। सर, एक ब्रेन स्ट्रोक होता है, एक ब्रेन हेमरेज होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रेन स्ट्रोक में तो दिमाग के अंदर खून की नस की ब्लॉकेज होती है, जैसे एक तरह का जैसे हार्ट अटैक होता है, ये ब्रेन अटैक होता है। और ब्रेन हेमरेज के अंदर दिमाग के अंदर नस फटती है। दोनों का इलाज अलग अलग तरीके से है। अब हम पिछले 25 साल से देख रहे हैं बहुत सारे मरीज जो लकवा हो जाता है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, तुरंत राजस्थान या लितानी की तरफ भाग जाते हैं। और उसके अंदर हमें डॉक्टर जो इलाज करता है उसको ये पता नहीं होता ब्रेन हैमरेज है या ब्रेन स्ट्रोक है। तो मेरा ये रहता है कि मैं चाहता हूँ मरीज पहले डायग्नोसिस कन्फर्म कर ली जाए, उसके बाद मरीज का इलाज शुरू की जाए। तो कैसे कोई सिम्टम्स होते हैं अलग जिनसे इनकी पहचान की जाए? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई फर्स्ट एड भी होता है जो फैमिली घर पे ही उसको दे जब तक डॉक्टर के पास ना पहुंचा जाए। देखिए, देखा जाए तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के ज़्यादातर सिम्टम्स सेम होते हैं। सिर्फ क्या फ़र्क होता है, कई बार हमें ब्रेन हैमरेज वाले पेशेंट में बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, और सही डायग्नोसिस तो उसकी सीटी स्कैन या एमआरआई करा के ही होती है। जहाँ तक फर्स्ट एड वाली बात है, यदि मरीज बेहोश हो गया है तो उसकी फर्स्ट एड में होता है, यदि कपड़े मरीज के टाइट हैं उसको लूज कर दीजिए, उसको आराम से लिटा दीजिए। यदि मुंह से झाग आ रहे हैं उसकी सफाई कर दीजिए, और ये ध्यान दीजिए भाई मरीज को कहीं चूंकि बेहोश है कहीं इधर उधर चोट ना लग जाए, और जितना जल्दी हो सके वो अस्पताल में ले जाएं ताकि मरीज की डायग्नोसिस सही ढंग से बन सके। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो पंजाब से के आते हैं पेशेंट, वो तुरंत मरीज को ओपीएम दे देते हैं, तो उससे कुछ मरीज ठीक भी हो जाते हैं जैसे वो लोग बताते हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या होती है लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं। सर, जिस प्रकार से अभी सुनने में आया है कि अभी आपने गुड़गांव में भी अपना हॉस्पिटल जो है ओपन किया है, तो वहाँ पे क्या अलग फैसिलिटीज़ होने वाली है या फिर जो हिसार में आप जो भी सेवाएं आप अभी दे रहे हो सेम वैसा ही कुछ प्रोसीजर वहाँ पर भी है? हिसार में तो हमारा क्या है, न्यूरो सर्जिकल सेटअप है जिसके अंदर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड है। जो गुड़गांव में जो हमने खोला है वो मल्टी स्पेशलिटी है, उसमें सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, चाहे वो मेडिसिन की हो, सर्जरी की हो, गायनी की हो, पीडियाट्रिक्स की हो, डायलिसिस भी है, न्यूरो डर्मेटोलॉजिस्ट भी है वहाँ पर, कैथ लैब का भी प्रोविज़न हमारे पास है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जो हम देखते हैं गुड़गांव में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और कोविड के बाद तो देखा गया कई बार बेड्स की बड़ी दिक्कत रही है, तो उसके लिए हमने ये अफोर्डेबल सेगमेंट का हॉस्पिटल खोला है,
और इसके अंदर हमारी सारी सर्विस अंडर वन रूफ है। एक हॉस्पिटल में जैसे अभी आपने कहा कि अभी कोरोना के टाइम पे बेडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी, तो आपके हॉस्पिटल में टोटल कितना बेडिंग होगा वहाँ पर? यहाँ पे जो गुड़गांव में हमने खोला है उसमें 250 बेड होंगे। जी। और उसके अंदर हमने बेड की क्राइटेरिया अलग अलग रखा हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उनको जो है, जो लोग 5 स्टार हॉस्पिटल जैसे मेदांता है, फोर्टिस है, ये सारे 5 स्टार हॉस्पिटल हैं, लेकिन हम चाहते हैं भी हमारा हॉस्पिटल जो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए रहे। जिस तरह से जितने भी 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, क्या उतने ही एक्सपेंसेस उसके रहने वाले हैं या फिर उससे कम रहेंगे? देखिए, जहाँ तक एक्सपेंसेस की बात है, वो शहर के हिसाब तो एक्सपेंसेस उतने ही रहेंगे, क्योंकि हिसार में तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशन हॉस्पिटल बहुत कम है, लेकिन गुड़गांव में सेंट्रली एयर कंडीशन होना मैंडेटरी है। अब जहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन लगाते हैं तो आपकी बिजली के खर्च और सारी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सैलरी को हम देखें, हिसार में उतनी सैलरी नहीं है स्टाफ की जितनी गुड़गांव में है। तो जो 5 स्टार है और जो हमारा अफोर्डेबल सेगमेंट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल रहता है कि आपने टाइल कैसा लगा दिया, मार्बल कैसा लगा दिया, आपने डेकोरेशन कितनी कर दी। बाकी जो रनिंग कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है, ऑलमोस्ट सेम आते हैं। यानी कहना गलत नहीं होगा कि जो पेशेंट्स गुड़गांव और दिल्ली से चल के हिसार में आते थे आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए, उनको अब गुड़गांव में भी आप सेम जो है ट्रीटमेंट वहां पर देने वाले हो। सर, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आज के टाइम पे खाने पीने को लेकर लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसका हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, थोड़ा सा वो भी हमारे जो व्यूवर्स है उनको एक्सप्लेन कीजिए। हमारा जो है शुरू से ही ना प्रिवेंटिव पे काफ़ी जोर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, बीमार पड़ने से पहले अच्छा है कि आप प्रिवेंशन को फॉलो कर लो, ताकि आपको बीमारी लगे ही ना। लेकिन क्या है, जैसे आजकल चलन चल रहा है, बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और घरों में भी स्पाइसी फूड काफ़ी खाया जाता है। अब इसीलिए हम आप देखते हैं आज की तारीख में जो है 35 साल के मरीज को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, 20-22 साल के लोगों को भी ब्रेन हेमरेज हो जा रही है। और यदि आप देखें तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आम आदमी का सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट करना। अब वही हम पहले अपने ज़माने में कंपैरिजन करते हैं, आज के 25 साल 30 साल पहले, जब आदमी सात्विक फूड खाता था, तो उसमें ये सब प्रॉब्लम कम थी, लोगों में पेशेंस भी ज़्यादा थी, सहन शक्ति भी ज़्यादा थी। तो मैं तो ज़्यादातर बच्चों में देखता हूँ जो जंक फूड खाते हैं, सारे मोटे होते जा रहे हैं, ओबेसिटी की बीमारी लगती जा रही है, साथ में माइग्रेन के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 6 साल 7 साल के बच्चे तक में हम लोग माइग्रेन के एपिसोड देख रहे हैं। साथ के साथ एक और, जैसे कि मीडिया में है तो हमारे सामने कुछ केसेस निकल के सामने आते हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ छोटी छोटी रीजंस को लेके। किसी के मार्क्स कम आ गए हैं, किसी का कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो कहाँ रीजन क्या मानते हैं इस चीज के पीछे कि बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि वो अपने लिए सोच भी नहीं पाते, या फिर पेरेंट्स का उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है? देखिए सोने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो आज की तारीख में रहने का तरीका है, उसमें जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यदि मदर फादर दोनों वर्किंग है, बच्चों पे टाइम नहीं लगा पाते। दूसरा क्या है, सबके पास एक एक दो दो बच्चे हैं, और सारे बच्चे पैम्पर्ड हैं, बच्चों ने कुछ भी बोला तुरंत मिल जाएगा। पहले ज़माने में क्या, हर घर में 3-3 4-4 बच्चे होते थे, तो माँ बाप भी उतना ही बच्चे के पीछे नहीं भागते थे। आज की तारीख में तो बच्चे ने खाना नहीं खाया तो माँ खाने की थाली प्लेट लेके उसके पीछे लगी होती है। तो ये बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से बच्चे जो है इस तरह के एकदम अनएक्सपेक्टेड स्टेप ले लेते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ। यदि हमारे पास हेल्थ है तो वेल्थ भी आएगी, हेल्थ नहीं है तो कोई किसी काम की नहीं है चीज़ें। सेम चीज़, यदि परिवार में आपका परिवार खुश है, आप परिवार में टाइम देते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, तो वो लंबे समय में जाके माँ बाप को भी फ़ायदा दिलाती है, और बच्चे भी अपने कैरियर में सफल होते हैं। सर, व्हाट अबाउट हेल्थ क्लेम? हेल्थ क्लेम क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा व्यूवर्स को बताइए। देखिए, हेल्थ क्लेम में क्या होता है, जो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेडिक्लेम करती हैं, इंश्योरेंस करती हैं, इसकी बड़ी एडवांटेज है।
और यदि आप इंश्योरेंस करा लेते हैं तो उसके अंदर आपका जो भी इलाज आप बीमारी पे पैसा खर्च होता है वो आपको वापस मिल जाएगा। सर एक मिथ भी है इसके पीछे कि काफ़ी सारे जो हैं अगर इन केस कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जो है ज़रूरत पड़ती है, बट उस टाइम पे प्रोसीजर इतना लंबा होता है, इतने चक्कर लगवाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, उसके बावजूद भी जो क्लेम स्टार्टिंग में बताया जाता है वो एग्जैक्ट मिलता भी नहीं है। तो इस वजह से भी कुछ लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं हमें इन चीज़ों की नीड नहीं है। उन उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले ये ज़रूर मिथ सही था आपका, लेकिन आज की तारीख में तो कैशलेस हो गया है। हॉस्पिटल डायरेक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर लेते हैं और जो है पेशेंट को कहीं भी भागना नहीं पड़ता। हाँ, चैलेंज क्या है एजेंट का। यदि आप पॉलिसी लेते हो, आपने मरी एजेंट से कुछ छुपा लिया, मान लो आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन आपने छुपा लिया और जब आप कहीं एडमिट हो गए तो पता चला आपको डायबिटीज़ तो पॉलिसी से पहले थी, तो पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरा ये रहेगा कि आप एजेंट से पॉलिसी के बारे में सारी चीज़ समझ के तो ही मेडिक्लेम कराएं। अब जैसे गुड़गांव वाले अस्पताल में हम देखते हैं वहाँ पे 80% पेशेंट जो है क्लेम वाले हैं, टीपीए वाले हैं। और पेशेंट क्या है सिर्फ अंदर आता है, कार्ड देता है हॉस्पिटल में और इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल आ जाता है। हिसार में हम देखें तो वही रेशियो 30% है। तो आज हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, एक लड़की या लड़का पैदा होता है, तो हम आज से प्लानिंग करते हैं भाई कुछ कुछ पैसे बचाएं ताकि बच्चे की कल को शादी करनी हो, बच्चे को पढ़ाना हो, तो कुछ ना कुछ बचाएं। लेकिन क्या कोई आदमी अपनी सेहत के लिए पैसे बचाता है? क्या कोई आदमी सोचता है कल को मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरे पास कोई जमा पूंजी होनी चाहिए? कोई नहीं। तो ये हमारी मानसिकता जो है इसको हमें बदलना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। जी। और हेल्थ सेक्टर में आप सबको पता है कि आज की तारीख में हेल्थ सेक्टर एक्सपेंसिव होता जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं उसके। बिल्डिंग बढ़िया होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मरीज मांगता है, 5 स्टार की लोगों को आदत पड़ गई है, इक्विपमेंट्स की कॉस्ट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हमारे मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी होते हैं वो डॉलर से अफेक्टेड होते हैं। आज की तारीख में डॉलर का रेट इतना ज़्यादा है कि जो मशीन पहले 3-3.5 करोड़ की थी वो आज 6 करोड़ की है। तो इसके लिए क्या होता है, हम डॉक्टर चाहे भी कि मरीज को मिनिमम प्राइस पे इलाज करना, तो वो कई बार संभव नहीं हो पाता। तो उसके में आपकी हेल्प के लिए हेल्थ क्लेम आता है। यदि आपने मेडिक्लेम करा रखा है उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। मैंने खुद अपना मेडिक्लेम 1983 में कराया था और तब से लगातार चलता आ रहा है। तो ये अवेयरनेस की कमी है। सर कोरोना बीच में ऐसा आया था जिसने अच्छे खासे इंसान को, अच्छे खासे जो एक, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो किसी भी फील्ड में, हर किसी को हिला के रख दिया था। अभी दोबारा से भी सुनने में आ रहे हैं कि केसेस वापस आ रहे हैं, साथ के साथ मंकी पॉक्स जो एक नई बीमारी और निकल कर सामने आई है। तो लोगों को अवेयर होने के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अब तक जितने भी इन्फेक्शन आए, चाहे कोरोना आया चाहे मंकी पॉक्स आया, इसमें एक चीज़ सबने पाई है कि वही लोग अफेक्ट होते हैं जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। तो मेरा स्ट्रेस ये रहेगा, आप रूटीन प्रिकॉशन लीजिए और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और खाना आप प्रॉपर खाना खाइए। जो जंक फूड हम खाते हैं उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बजाय सिंपल दाल रोटी खाइए आप, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। और जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है कि भाई सामने वाले को दिक्कत हो सकती है, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगा के मिलिए। तो ये प्रिकॉशन लेने ही पड़ेंगे हमें। सर एक बारी लास्ट, और हमारे व्यूवर्स को गुड़गांव का जो आपका हॉस्पिटल जो आपने अभी ओपन किया है उसके बारे में ज़रा सा और इनको बता दीजिए। देखिए, जो गुड़गांव में हमने अस्पताल खोला है, ये 250 बेड का हॉस्पिटल है। ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है और सेंट्रली एयर कंडीशन है। और इस अस्पताल को हमने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया है। इसमें हमने फ्लोर वाइज डिपार्टमेंट बांट दिए हैं और उसमें सारी जगह मार्गदर्शक लगे हैं ताकि मरीजों को अंदर जाने में दिक्कत ना आए। इसके अंदर जो है हमने सीट स्कैन लगाया है, वो स्टेट ऑफ सीट स्कैन लगाया है। और जो कैथ लैब भी लगने वाली है वो भी जो है लेटेस्ट कैथ लैब लगाएंगे हम। हमारी कोशिश ये है कि इसको हम मरीजों को जितने भी अफोर्डेबल प्राइस पे ट्रीटमेंट दे सकें वो दें। उसका नाम हमने सिल्वर स्टिक रखा है, क्योंकि सिल्वर खाली मेटल में एक ऐसा है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो आज की तारीख में हम देखते हैं कि डे बाय डे एंटीबायोटिक का इतना ज़्यादा यूज़ होता है, उसके से बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय है, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी इन्फेक्शन में काम नहीं करेगी।
तो हमने उसके हिसाब से सारे प्रिकॉशन लिए हैं, जहाँ जहाँ में एंटी बैक्टीरियल इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगने हैं, एंटी बैक्टीरियल लगाए हैं। हमारी पूरी कोशिश है भाई हमारे पास जो मरीज आए उसको इन्फेक्शन ना हो और उसका इन्फेक्शन का हम ट्रीटमेंट करने में सफल हो जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और अभी फिलहाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हिसार शहर में। लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द गुड़गांव में भी इन्होंने अपना हॉस्पिटल जो है ओपन किया और जितने भी पेशेंट हैं जो गुड़गांव और दिल्ली से यहाँ पर आते थे इनसे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उन सभी को अभी डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता आपको मिलने वाले हैं गुड़गांव शहर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।